Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, a warm welcome again to this channel Sajad Bio Officials for 11th, 12th and NEET CBSE like exams. बेटे आपको पता है आज तक अगर हम 12th की बात करेंगे तो 12th ज़ूलॉजी में हम बायोमोलिक्यूल्स को आगे ले जा रहे थे, और अगर हम 12th की बात करेंगे तो 12th में हमने जो हमारे पास ज़ूलॉजी का पोर्शन है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, उसमें सबसे पहला चैप्टर उठाया था जिसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी किया है। आप जा सकते हैं लेक्चर नंबर 1 पर, और लेक्चर नंबर 2 लेकर मैं आज आपके पास आया हूं। तो बेटे जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने बताया था डिजीज़ क्या होती है, पैथोजन क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम बैक्टीरियल डिजीज़ की शुरुआत करेंगे। तो बेटे अगर आप देखोगे एक ज़बरदस्त पॉइंट है, क्वेश्चन आता है एंट्रेंस में कई बार। हमारे पास डिजीज़ के अंदर एक थ्योरी आती है जिसको हम कहते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, व्हाट डज इट मीन? ये हुआ क्या? जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या मतलब? इसका मतलब डिजीज जो होती हैं ये जर्म्स की वजह से होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है, ये किसी भी पैथोजन की वजह से होती है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। जर्म्स उन्हीं को हम कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं डिजीज। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, डिजीज का होना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, जब ये हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं और हम में कोई एबनॉर्मलिटी कॉज करते हैं। तो यही ये थ्योरी का मकसद है। इसका मकसद यही था कि जर्म्स जब भी आपकी बॉडी में दाखिल होंगे तो कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आपके अंदर करेंगे ही करेंगे। और क्वेश्चन क्या आता है अब इसमें से कि जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज सबसे पहले किसने हमारे पास दी थी? या हमारे पास दी थी एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रपोज्ड बाय या प्रोपाउंडेड बाय लुईस पास्चर। ठीक है भाई, चलिए भाई इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो हमें पता नहीं थी एक मकसद कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रोब, एक पैथोजन और उसकी वजह से होने वाली डिजीज, इन दो के दरमियान हम किस तरह से एक रिलेशनशिप देख सकते हैं कि कौन सी डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। ये कैसे हमें पता चला? ये रिलेशनशिप किसने दी? इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन किसने दी और इस पर सबसे पहले काम किसने किया? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कॉच। उन्होंने कॉच पोस्टुलेट्स दिए। रॉबर्ट कॉच, आप सुनते आ रहे हो। उन्होंने कॉच पोस्टुलेट्स दिए और उन पोस्टुलेट्स के अंदर उन्होंने हमें एक रिलेशनशिप सिखाई बिटवीन ए माइक्रोब और पैथोजन एंड डिजीज, और कुछ पोस्टुलेट्स दिए उस रिलेशनशिप के अंदर, कुछ पोस्टुलेट्स दिए कि कब आप कह सकते हो कि इस माइक्रोब की वजह से, इस पैथोजन की वजह से ये डिजीज हुई इस ह्यूमन के अंदर। तो हम उन पोस्टुलेट्स को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप उन पोस्टुलेट्स को अच्छे से नोट करोगे कॉपी पे। लिखिए, रॉबर्ट कॉच gave Koch's postulates so to explain or establish relationship between microbe or pathogen and disease। तो इसके बारे में इन्होंने हमें दिए थे बेटे कोचस पोस्टुलेट्स। हाँ, तो हम इन पोस्टुलेट्स को देखेंगे क्या क्या पोस्टुलेट था। नंबर 1 कौन सा पोस्टुलेट था? पहला पोस्टुलेट यह था कि कोच साहब ने हमें बताया कि ये पता लगाने के लिए कि कौन सी डिजीज किस पैथोजन से होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कॉलरा का पेशेंट है
और आपको देखना है कॉलरा किस माइक्रोब से होती है। तो आप उस कॉलरा के पेशेंट से, आपको आज पता है एक बैक्टीरियल डिजीज है, उस कॉजेटिव एजेंट को बाहर निकालोगे। क्या निकालोगे? बाहर निकालोगे। तो सबसे पहला हमारा जो पोस्टुलेट है यही है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से हम उस कॉजेटिव एजेंट को पहले बाहर निकालेंगे, पहले बाहर निकालेंगे। ठीक है बेटे, तो पोस्टुलेट नंबर 1 आप लिखिए, पैथोजन टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन, नहीं बेटे, डिजीज्ड पर्सन, फ्रॉम बॉडी ऑफ, क्योंकि डिजीज्ड पर्सन, क्योंकि हेल्दी पर्सन से तो आपको निकालना ही है, वो डिजीज नहीं हुआ, हेल्दी है, हेल्दी वर्ड ही इस्तेमाल किया। तो पैथोजन हमेशा एक इन्फेक्शन, जब पैथोजन इन्फेक्शन करेगा तो पर्सन डिजीज्ड बनेगा, तो हम उसी से तो निकालेंगे। सो पैथोजन टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम बॉडी ऑफ डिजीज्ड पर्सन, फ्रॉम बॉडी ऑफ डिजीज्ड पर्सन। हाँ, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस पैथोजन का नंबर बढ़ाएंगे, इस पैथोजन का नंबर बढ़ाएंगे। एक आर्टिफिशियली खुद हम लेबोरेटरीज के अंदर एक न्यूट्रिटिव मीडियम तैयार करेंगे। वो न्यूट्रिटिव मीडियम इन पैथोजन को सपोर्ट करेगा रिप्रोड्यूस करने के लिए, और इनका नंबर बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू इंक्रीज नंबर ऑफ pathogens in artificial nutritive medium, सेकंड पोस्टुलेट बेटे, सेकंड पोस्टुलेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, तीसरा पोस्टुलेट, हम इस पैथोजन को फिर एक बार उठाएंगे और हम इसको इनोकुलेट करेंगे एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर। लेकिन वो इंडिविजुअल इस वक्त पहले ही डिजीज्ड नहीं होना चाहिए, वो एक हेल्दी होना चाहिए। तो हम एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर अब इसको इनोकुलेट करेंगे और हम देखेंगे इसके बाद उस इंडिविजुअल के अंदर कौन सी चेंजेस आएंगी, कौन से सिम्टम्स जाहिर होंगे। जैसे आपको पता है कॉलरा के अंदर, अगर आप कॉलरा देखोगे तो कॉलरा के अंदर आपको मिलेगा कि जो पेशेंट होता है उसमें एक जबरदस्त सिम्टम यह आता है कि जो उसका वो जो फीकल मैटर है बिल्कुल वाइट होता है और बहुत थिन होता है, पतला होता है। ठीक है ना। और बेटे अगर ये डायरिया हुआ ये और ये पर्सन जो है, ये जो फीकल मैटर है वो निकल रहा है थिन फॉर्म में एंड बिल्कुल वाइट कलर है उसका, तो हमें बिल्कुल याद आएगा कि सही बात है, इस कॉलरा को जो पॉजिटिव एजेंट है इस कॉलरा को करने के लिए वो बिल्कुल वीब्रियो कॉलरी है, क्योंकि वही सिम्टम जो उस पेशेंट में था, डिजीज पर्सन में था, वहीं इसमें भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड बेटे, टू inoculate pathogen into body of healthy person, into body of healthy person, into body of healthy person। और इसके बाद लास्ट सिम्टम, पैथोजन जो सिम्टम्स एक डिजीज्ड पर्सन के अंदर दिखाता था वही सिम्टम्स अब वो यहां पर भी दिखाने लगेगा और दिखाना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वो डिजीज सच में इस पैथोजन की वजह से हुई थी। सो पैथोजन should show
correct should show characteristic symptoms in this person. अबे वो सिम्टम्स इस पर्सन में दिखाना चाहिए। क्या कोचस पोस्टुलेट्स की कोई एक्सेप्शन है? क्या इनकी कोई एक्सेप्शन है? हाँ है बेटे। एक तो वायरसेस हैं, क्योंकि वायरसेस आपको पता है ये लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में आते हैं, क्योंकि जब ये बाहर होते तो नॉन लिविंग एंटिटी मानी जाती है और जब बॉडी के अंदर है तो लिविंग एंटिटी मानी जाती है। और आप इनको न्यूट्रिटिव मीडियम में, प्रिपेयर्ड न्यूट्रिटिव मीडियम में आप इनको कल्टीवेट ही नहीं कर पाएंगे, तो ये तो एक पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करेंगे। जब कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे तो किस तरह से आप इनको इस्तेमाल करके पता लगा सकते हो? तो ये एक एक्सेप्शन बनी। और माइकोबैक्टीरियम लेप्री भी एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को आज तक कल्चर नहीं किया गया। तो ये दोनों एक्सेप्शन इसके लिए बनते हैं। इन पोस्टुलेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखिए। एक्सेप्शंस to Koch's postulates are viruses and mycobacterium leprae, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसको आप कहते हो लेप्रोसी। चलिए बेटे स्क्रीनशॉट उठाइए, इसको लिखिए आप, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हेडिंग हो जाए। अब हम आ गए अच्छे से डिजीजेस पर, और हमारी पहली डिजीज जो यहां पे बनेंगी वो बनेंगी बैक्टीरियल डिजीजेस, और दैट्स ब्यूबोनिक प्लेग। सो आप हेडिंग दे नंबर 1, हम शुरुआत करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस से, जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरियल डिजीजेस। इसमें हम सबसे पहली डिजीज आज पढ़ेंगे, दैट्स ब्यूबोनिक प्लेग। डिजीज नंबर 1, ब्यूबोनिक प्लेग। देखिए हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हैं तो हम डिजीज भी ह्यूमन्स की पढ़ेंगे, लेकिन ब्यूबोनिक प्लेग जो है ये डिजीज है रोडेंट्स की या रैट्स की। सर फिर आप क्या बताते हो, आप तो रेट्स की डिजीज पढ़ाने लगे। नहीं, यहां पे ह्यूमन्स को इन्फेक्शन होता है एक्सीडेंटली, पता ही नहीं होता है, वो एक्सीडेंटली इसमें फंस जाते हैं बेचारे। तो ये जो असल में है ये डिजीज है रैट्स की, रोडेंट्स की। आप याद रखेंगे पॉइंट नंबर 1 आस्क्ड क्वेश्चन लिखिए, डिजीज ऑफ रोडेंट्स और रैट्स में कॉमनली पाए जाते हैं। रोडेंट्स ही में तो रैट्स भी आते हैं, रोडेंट्स और रैट्स। और किसकी वजह से होती है, किस एजेंट की वजह से होती है, कौन सा बैक्टीरिया है इसका कॉजेटिव एजेंट, बिकॉज इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। सो कॉजेटिव एजेंट और पैथोजन इज यर्सीनिया पेस्टिस। कॉजेटिव एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉजेटिव एजेंट और पैथोजन इज यर्सीनिया पेस्टिस। जैसे रॉड शेपर्ड आपने पढ़े होंगे, वीब्रियो, कॉमा शेपर्ड, कॉकाई, सेफेरिकल, बैसिलस, और ये रॉड शेपर्ड होता है। रॉड शेपर्ड बैक्टीरिया होता है और रॉड शेपर्ड होने के साथ साथ नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर पाता, लोकोमोशन नहीं दिखा पाता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता। नॉन मोटाइल
बैक्टीरिया, याद रखेंगे आप, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, यर्सीनिया पेस्टिस, रॉड शेपर्ड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। और इसका जो ओल्ड नेम है, पूछा जा सकता है कभी कभार, ये नाम भी इस्तेमाल हो सकता है ऑप्शंस में, इसका ओल्ड नेम था पास्चुरिल्ला, पास्चुरिल्ला पेस्टिस। ये इसका ओल्ड नेम था बेटे, पास्चुरिल्ला पेस्टिस। तो ऑप्शंस में ये भी यूज हो सकता है, पास्चुरिल्ला पेस्टिस। हाँ लिखा, चलिए भाई बेटे। सो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे डिजीज फैलती है, किस तरह से ट्रांसफर होती है ह्यूमंस की तरफ। ट्रांसमिशन एक फ्ली के जरिए से, एक इंसेक्ट के जरिए से, उसका नाम है ट्रांसमिशन बाय रैट फ्ली। यही तो इसके लिए एक शामत बनती है, ये रैट फ्ली ही, ये एक किस्म की फ्लाई होती है, जैसे मॉस्किटो उसी की तरह एक फ्लाई होती है। तो ये फ्लाई, इसको हम रैट फ्ली कहते हैं, ये इसको ट्रांसफर करती है रैटस से ह्यूमंस की तरफ। और इस रैट फ्ली का साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है, मतलब ऑप्शंस में रैट फ्ली भी हो सकता है, कभी कभार साइंटिफिक नेम ही ऑप्शंस में होगा। तो इसका साइंटिफिक नेम है जीनोप, इसका साइंटिफिक नेम है जीनोप्सिल्ला, इसका साइंटिफिक नेम है जीनोप्सिल्ला जियोपीस, इसका साइंटिफिक नेम है जीनोप्सिल्ला जियोपीस, जीनोप्सिल्ला जियोपीस। हाँ, क्यों ये रैट पे रहती है? तो आप लिखिए, ये रैट का खून चूसती है, ब्लड सकिंग पैरासाइट ये मानी जाती है, ब्लड सकिंग पैरासाइट ऑन अ रैट। और ये फ्लाई, रेड फ्ली, ये जो फ्लाई है जीनोप्सिल्ला जियोपीस, ये रैट पे रहती है एज अ पैरासाइट, उसका खून चूसती है और उसके ब्लड में पहले ही होता है पास्चुरिल्ला पेस्टिस, उस बैक्टीरिया के ब्लड में। तो ये पास्चुरिल्ला पेस्टिस इसी ब्लड के साथ चला जाता है इस रैट फ्ली की बॉडी के अंदर, और जो ही ये रैट फ्ली फिर किसी ह्यूमन बीइंग पे बैठकर उसका खून चूसती है, तो एक्सीडेंटली उसी के वक्त इंसिडेंटली वो ह्यूमन बेचारा इसमें फंस जाता है, ये फ्ली उसकी बॉडी के अंदर घुस ही जाती है। ठीक है बेटे, आप लिखिए इतना, आप लिखिए इतना। लिखिए भाई, आप लिखिए पॉइंट, मैन इज इन्फेक्टेड इंसिडेंटली। एक इंसिडेंट होता है इसके साथ, इस बेचारे को पता नहीं होता है। मैन इज इन्फेक्टेड इंसिडेंटली, मैन इज इन्फेक्टेड इंसिडेंटली। ये रेड फ्लाई जब इसको काटती है तो उसी के रेड फ्ली, तो उसी के साथ इंसिडेंटली फंस जाता है बेचारा। मैन इज इन्फेक्टेड इंसिडेंटली। तो सिम्टम्स हम देखेंगे, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसमें, कौन से सिम्टम्स इसमें आएंगे इस बेचारे में। सिम्टम्स इसमें आ सकते हैं, इसमें बेटे फीवर आ सकता है बेटा, इसमें वीकनेस आ सकती है बहुत ज्यादा। और तीसरा पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटे, इस पे नजर रखिए, इस पे नजर रखिए। पैनफुल ब्यूबो, देखिए भाई, ये जो हमारे पास ये जो ये आर्म पिट्स होते हैं और ये थाइस के दरमियान ये जो यहाँ पे जगह होती है जहाँ पे हमारे बिल्कुल जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, तो इन दो लेग्स के दरमियान ये ऊपर यहाँ पे जो जगह होती है, एक तो यहाँ पर और आर्म पिट्स में यहाँ पे हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये जो ये बैक्टीरिया है ना,
ये जब कॉजेटिव एजेंट हमारी बॉडी के अंदर आता है, एक सिम्टम तो फीवर होगा, वीकनेस बहुत आएगी बॉडी में, तो पेनफुल ब्यूबो, इन लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, और उसी को हम कहते हैं पेनफुल ब्यूबो, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक्स या लिम्फेटिक नोड्स इन आर्म पिट्स और गोनॉइड रीजन, ये जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे इनकी स्वेलिंग होती है और वो स्वेलिंग बहुत पेनफुल होती है, उसी को हम कहते हैं पेनफुल ब्यूबो। ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स, और ये कहां होता है? इन आर्म पिट्स, इन आर्म पिट्स एंड ग्रोइन रीजन, नीचे जहां पे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है उसी के अराउंड, ग्रोइन रीजन एंड आर्म पिट्स एंड ग्रोइन रीजन, आर्म पिट्स एंड ग्रोइन रीजन। हाँ बेटे, अब नेक्स्ट पॉइंट बेटे, इंक्यूबेशन पीरियड, नेक्स्ट स्टेप इसका इंक्यूबेशन पीरियड। क्या हुआ इंक्यूबेशन पीरियड? कोई बता सकता है आप में? इंक्यूबेशन पीरियड देखिए भाई, इंक्यूबेशन पीरियड एक ड्यूरेशन है। ये मानिए आप, अगर ये कोई दिन था, इस दिन ये बैक्टीरिया, ये कॉजेटिव एजेंट इस ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर आया, और अब ये आगे कोई दिन आया जिस दिन इस ह्यूमन में सबसे पहला सिम्टम जाहिर हुआ, तो इस कॉजेटिव एजेंट की बॉडी में आना और तब से लेकर जब पहला सिम्टम जाहिर हुआ, तब से लेकर उस पहले सिम्टम तक ये जो सारा वक्त गुजरा, इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड एक ड्यूरेशन है, एक वक्त है जो स्टार्ट हुआ तब से जब यह ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आया, और खत्म हुआ तब जब पहला सिम्टम आपके अंदर उस डिजीज का आया। इसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। और यहां पर इस डिजीज में इंक्यूबेशन होता है 2 से 5 दिनों का, 2 to 5 days। और मैं यहां पे इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन लिखाऊंगा और आप याद रखेंगे, और ये इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन हर कहीं पे बेटे सेम रहेगी। आप लिखिए पीरियड बिटवीन एक्सपोजर, शाबाश, आप लिखिए पीरियड बिटवीन एक्सपोजर, पीरियड बिटवीन एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन up to arrival of first symptom, up to arrival of first symptom. Please take a screenshot, take a screenshot बेटे। हाँ चलिए भाई, ये बहुत ज्यादा फैलती है, और जो डिजीज बहुत ज्यादा फैलती है उस डिजीज को हम कहते हैं एपिडेमिक डिजीज। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ब्यूबोनिक प्लेग इज एन, इट्स एन epidemic disease, it's an epidemic disease that is spreads on large scale। ये बहुत ज्यादा फैलती है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैलती है। spreads on large scale, epidemic disease spreads on large scale। अब इसके प्रिवेंशंस हैं। क्या इसके प्रिवेंशंस हो सकते हैं? आप खुद बता सकते हैं, कोई ज्यादा बात नहीं है। पहला प्रिवेंशन ये हो सकता है जिनकी वजह से डिजीज होती है उन्हीं को खत्म करो। तो सबसे पहले प्रिवेंशंस में आप लिखो, ये रेडिस की वजह से डिजीज आती है, तो शुरुआत तो वहीं से होता है। तो आप लिखिए प्रिवेंशंस, प्रिवेंशंस, पहले प्रिवेंशंस फिर ट्रीटमेंट पे आते हैं। नंबर 1, किल रैट्स, रैट्स को किल किया जाए ताकि इस डिजीज का नामो निशान ही ना रहे। रैट प्रूफ हाउसेज एंड शिप्स, रैट प्रूफ
घरों को रैट प्रूफ बनाए, रैट प्रूफ हाउसेज एंड शिप्स, साफ रहे इनसे। तो किलिंग रैट फ्ली इन सस्पेक्टेड एरियाज, और जहां पे आपको लग रहा है इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलता है तो वहां से आप रैट फ्ली को कुछ इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करके किल करो। रैट फ्ली किलिंग इन सस्पेक्टेड एरियाज, in suspected areas. So number 4 is vaccine. Number 4 is vaccine. आप इसका वैक्सीन ले, और इसके वैक्सीन को हम कहते हैं वॉल्डमर हेफकाइन। ये इसके लिए एक वैक्सीन आता है, इफेक्टिव वैक्सीन है वॉल्डमर हेफकाइन। सो इसके लिए एक वैक्सीन, जैसे पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन। सो जो इस डिजीज है इसके लिए हमारे पास जो वैक्सीन आता है दैट्स वॉल्डमर हेफकाइन, दैट्स वॉल्डमर हेफकाइन, वॉल्डमर हेफकाइन। सो आप एंटीबायोटिक भी ले सकते हो, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक्स तो काम आवर होंगे। सो आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हो, एंटीबायोटिक्स आप यहां से ले सकते हो, एंटीबायोटिक्स आप यहां से ले सकते हो बेटा। जेंटामिसिन,